गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास धनबाद में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था वो पिक पार्टिकल वेलोसिटी जो वाइब्रेशन से रिलेटेड है, ब्लास्टिंग के बाद के वाइब्रेशन से रिलेटेड था। दूसरी पॉइंट थी कैपेबिलिटी इंडेक्स, जो कि रूफ जो कोल सीम के ऊपर का रूफ जो कोयला निकालने के बाद जो गोफ बनता है, उसका गोफ का जो रूफ है वो केपेबल है कि नहीं, उसकी जानकारी कैपेबिलिटी इंडेक्स से मिलती है। और तीसरी पॉइंट में हम लोग ने चर्चा किया था, जिसका जिक्र करते हुए आज आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें से एक पॉइंट है आपका बम्प, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट क्लास कोल अनरिस्ट्रिक्टेड में पूछी गई थी, विनिंग एंड वर्किंग सब्जेक्ट में। ये जो प्रश्न है इसको पढ़ लेते हैं। उसमें आने वाली टर्म्स माइनिंग सरदार के एग्जाम में भी, साथ ही सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास या ओवरमैन के एग्जाम में बम्प से रिलेटेड प्रश्न जरूर पूछेगी दोस्तों, जो 12 से 16 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, जो डीजीएमएस के 2021 के एग्जाम में पूछी गई है। कोल सीम्स हैविंग एनर्जी इंडेक्स एबव डैश डैश आर हाईली प्रोन टू कोल बम्प। यहां पर जो वर्ड है कोल बम्प, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं दोस्त। कोल बम्प के कारण जो हाईली प्रोन रहती है, कौन मतलब ज्यादा इंटेंसिटी रहती है, ऐसा कोल सीम जिसकी एनर्जी इंडेक्स कहने का मतलब दोस्तों एक इंडेक्स है, एक नंबर है जिसको स्ट्रेन एनर्जी इंडेक्स कहते हैं। वो किस वैल्यू से ऊपर रहने पर वो कोल बम्प के लिए हाईली प्रोन होती है, हाईली जो है सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पर एनर्जी इंडेक्स की वैल्यू पूछ रही है दोस्तों। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के दोस्तों एनर्जी इंडेक्स की हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। पहले जो है कोल बम्प जो ओवरमैन और माइनिंग सरदार के लेवल की है उसकी चर्चा करते हैं, ताकि सेकंड क्लास में भी पूछता है दोस्तों। तो कोल बम्प क्या होता है दोस्तों, आपको याद होगा, नहीं तो ध्यान रख लीजिए कि जो ईसीएल ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो दिसरगढ़ सीम था, उसमें एक कॉलरी थी धेमो कॉलरी, जिसमें इसके कारण से 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। साथ ही जो एक और कॉलरी थी सोदपुर कॉलरी, उसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई थी। किसके कारण से? ये बम्प के कारण से दोस्तों। ये बम्प क्या होती है ये समझना जरूरी है दोस्तों। बम्प जो है, जैसे ही स्लाइस ओवर होती है, यानी स्लाइस खत्म करके नया गोफ एज स्थापित करते हैं। नया गोफ एज स्थापित करने के पहले गोफ के वर्किंग प्लेस के पास का जितने सपोर्ट है विथड्रॉल करके नया गोफ एज लगाते हैं। तो सपोर्ट निकाल लेने के बाद, यानी स्लाइस ओवर होने के बाद सपोर्ट निकाल लेने के बाद, जैसे ही आप नया गोफ एज स्थापित करते हैं, तो उस खाली जगह में रूफ की टेंडेंसी होती है कि वो नीचे की ओर प्रेशर डालता है, दबाव डालता है, गिरने की टेंडेंसी रखती है। उस प्रेशर के कारण से जो गोफेज के नजदीक के पिलर या पिलर के पार्ट हैं वो दबते हैं, और दबने से वो अचानक पिलर का पार्ट या पिलर क्रश होकर के बुड़ुम के आवाज के साथ गिर जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में साउंड जनरेट होती है, धूल जनरेट होती है, यहाँ तक कि कुछ गैसेस भी जनरेट होती हैं, और दूर तक साइड जो फॉल होती है, जिसके कारण गैलरी पूरी भर जाती है अंडरग्राउंड की दोस्तों। तो ये कहलाती है बम्प। रूफ रॉक के प्रेशर के कारण वर्किंग प्लेस का जो कोल पिलर है वो अचानक टूटकर बुड़ुम आवाज के साथ गैलरी में फैल जाना ही कहलाता है बम्प दोस्तों। ये दो प्रकार की होती है, एक प्रेशर बम्प और दूसरी जो है शॉक बम्प। प्रेशर बम्प में क्या होता है? प्रेशर बम्प में गोफ का जो रूप है वो प्रेशर डालता है, नीचे की ओर गिरने का टेंडेंसी रखता है, और उसके कारण से जो गोफेज के
पास के जो पिलर या पिलर के पार्ट हैं, जो वर्किंग प्लेस हैं, उन पर उस कोयले के पिलर पर प्रेशर आती जाती है और उस प्रेशर के कारण से अचानक साइड जो है ब्रूम के साथ जब बाहर गिरती है तो वो जो है कहलाता है प्रेशर बम्प, जिसके कारण से गैलरी पूरी भर सकती है। साइड चटक चटक करके गिरते रहते हैं तो वो कहलाती है प्रेशर बम्प। लेकिन जैसे ही गोफ का रूफ, जो कि कैंटिलीवर के रूप में टंगी रहती है, और इस कैंटिलीवर जब वो गोफ का रूफ गिरती है तो इस कैंटिलीवर की मार जो है जब कोल पिलर या पिलर के पार्ट पर पड़ती है तो उसकी मार वो सहन नहीं कर पाती और अचानक उस पिलर या पिलर का पार्ट जो है पूरी क्रश होकर के बुम आवाज के साथ गैलरी में फैल जाता है और धूल धुआं गैस वहां पर फैल जाती है साउंड के साथ। तो ये जो है शॉक बम कहलाता है दोस्तों। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था, ये एक ऐसी घटना है जिसके कारण से सोदपुर कॉलरी में 13 लोगों की मृत्यु हुई थी और धेमो कॉलरी में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों, जो कि ईसीएल के दिसरगेट से में पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये तो हो गई कोल बम्प की बात। अब आते हैं, इसमें प्रश्न में दिया हुआ इस एनर्जी इंडेक्स। तो रूफ रॉक में एनर्जी रहती है, वो एनर्जी जब हम लोग गोफ क्रिएट कर देते हैं तो नीचे गिरने की टेंडेंसी रखती है, जिसको हम लोग स्ट्रेन एनर्जी इंडेक्स कहते हैं। स्ट्रेन एनर्जी इंडेक्स, इसमें आप पढ़िएगा फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के दोस्तों कि जब 5 से अधिक होती है, एक इसके लिए टेबल मैं देता हूं दोस्तों, एक 5 से जब अधिक होती है तो हाईली प्रोन होती है कोल बम्प के लिए 5 से अधिक होने पर, और 2 से 5 के बीच में अगर रहती है, 2 से 5 के बीच में रहती है कौन सी स्ट्रेन एनर्जी इंडेक्स, तो वो जो सीम है वो सीम मॉडरेटली लायबल टू या मॉडरेटली प्रोन टू कोल बम्प होती है, यानी मध्यम प्रोन होती है। तीसरी 2 से अगर कम आती है वैल्यू किसकी, स्ट्रेन एनर्जी इंडेक्स की, 2 से कम आने पर वो जो सीम होगी वो नॉट लायबल टू नॉट प्रोन टू दी कोल बम्प, उसमें जो है कोल बम्प होने की संभावना कम रहती है। ये जो कोल बम्प है दोस्तों, इसकी सावधानी के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हम लोग डिफ्लेयरिंग करेंगे वो स्टोइंग मेथड से करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सीधी गोफ लाइन हम लोग मेंटेन करेंगे। हम लोग लॉन्ग वॉल प्रणाली से माइनिंग करेंगे तो वो जो है करेंगे। गोफ में रिब या स्टोक हमको छोड़ना नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं छोड़ना है। इस तरह से बहुत सारी सावधानियां अपना करके स्ट्रॉन्ग गोफेज सपोर्ट लगाएंगे। हम लोग जो है बम्प से बच सकते हैं। जब रूफ रॉक हार्ड होती है, फ्लोर जो है हार्ड होती है, तब बम्प की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 पूरी होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है दोस्तों, द रोडवे इन एन अंडरग्राउंड कोल माइन डेवलप्ड। अंडरग्राउंड कोल माइन में आप डेवलपमेंट जब चलाते हैं तो रोडवे बनाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। डैश डैश टू दी मेजर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस वुड एक्सपीरियंस मैक्सिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन। यहां पे जो वर्ड है दोस्तों मेजर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस, मैंने पिछले क्लास में ही हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की बात की थी। स्ट्रेस दोस्तों मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि ये जो है 11th में स्टूडेंट पढ़े रहते हैं, जिसकी एप्लीकेबिलिटी हम लोग खदान में देखते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स, कैसी फोर्स, यहां पर हॉरिजॉन्टल फोर्स अपॉन एरिया जो कहलाती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस कहलाती है। तो जब कोल सीम में आप गैलरी डेवलप करते हैं और उस गैलरी में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रही है, किसके, हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रही है गैलरी के, तो उस केस में ये जो मैक्सिमम स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी वो किस डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी दोस्तों। आप ये देखिएगा, गैलरी जब ड्राइव कर रहे हैं और उसमें हॉरिजॉन्टल सीम में जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस होगी तो देखिएगा उसके 90 डिग्री, गैलरी ऐसे है तो उसके 90 डिग्री में आपका जो स्ट्रेस होगा, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेस अनुभव करेगा कौन, कोल सीम। तो यहां पर जो रिवर्स दिया है, डायगोनल दिया है, अपोजिट दिया है, पैरेलल दिया है, यहां पर ई नंबर जो है नॉर्मल डायरेक्शन इज द राइट आंसर दोस्तों।
जो कि तानसी माइन WCL का जो सीम है वहां पर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस अधिकांशतः देखने को मिलती है दोस्तों, और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस के कारण से वहां का रूफ जल्दी टिक नहीं पाता और हमको बहुत सारे सपोर्ट लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे कोयले छूटते हैं दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पर्पज ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस, यानी ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस का उद्देश्य क्या है। ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस, इसके पढ़ने के साथ ही आपके दिमाग में तुरंत उस कानून का नंबर और वो पॉइंट दिमाग में घूमनी चाहिए दोस्तों, जिसका इंस्टीट्यूट में जिक्र किया हुआ है। पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहता है, ऑप्शंस ए नंबर टू प्रिवेंट ओवरवाइंडिंग, इसका उपयोग हम ओवरवाइंडिंग में करते हैं। बी में नन, सी में ऑल, डी में यह है टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग, डी में ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, ई में टू प्रिवेंट डिसेंडिंग केज फ्रॉम बीइंग लैंडेड एट स्पीड एक्सीडिंग 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जब केज को नीचे किया जा रहा है, डिसेंड किया जा रहा हो, तब जो है लैंड जहां करती है उस जगह पर उसकी स्पीड 1.5 मीटर से अधिक नहीं होने देती। तो यहां पर वो रोकती है 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक स्पीड नहीं होने देती। तो यहां पर दोस्तों तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 81। हम इसके आंसर जानने के पहले दोस्तों इसकी जो 81 जो मैन वाइंडिंग है, इस मैन वाइंडिंग रेगुलेशन के 17 पॉइंट दिए हुए हैं। इस 17 पॉइंट में से केवल 9 पॉइंट आपको याद रखना है। वो कीवर्ड क्या है, वो ये की नंबर क्या है, चलिए हम लोग आते हैं। मैं बोर्ड में कीवर्ड की नंबर के रूप में लिख के रखा हूं। उस रेगुलेशन 181 का हम लोग जो है कीवर्ड और की नंबर ध्यान रखते हैं दोस्तों। देखिए 10वां के सी में क्या कहता है। 10वां के सी में कहता है कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस, पहले हम लोग यहां पे 8वें पे आते हैं, यहां से स्टार्ट है हमारा। 8वें पॉइंट में कहता है, जिसकी प्रश्न पूछी जा चुकी है दोस्तों इसके पहले वाले ही प्रश्न में, कि डायरेक्ट ड्रिवेन इंजन है, वाइंडिंग इंजन डायरेक्ट ड्रिवेन है, तो उस केस में 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। किसके बीच का, यहाँ 3.6 मीटर से कम नहीं होगी। आपको याद होगी कि जो सस्पेंशन गियर होता है, सस्पेंशन गियर में एक बेल प्लेट होता है जिसमें एक होल बनी होती है। उस होल में से सेफ्टी हुक, रोप केबल, रोप ऊपर नीचे आते जाते हैं, लेकिन सेफ्टी हुक के नीचे की जो पार्ट है वो नहीं ऊपर जा पाती है। तो उस केस में जो डिटेचिंग प्लेट, जो जिसको बोलते हैं डिटेचिंग प्लेट या बेल प्लेट के होल से लेकर के जो सेफ्टी हुक है उसके बीच की दूरी कितनी होती रहती है, उसकी बीच की दूरी डायरेक्ट ड्रिवन इंजन के लिए 3.6 मीटर से कम नहीं होगी और गियर्ड इंजन के लिए 1.8 मीटर से कम नहीं होगी दोस्तों। इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, प्रश्न पूछ चुका है। ये 8वां नंबर सब रेगुलेशन दोस्तों याद रखिएगा। अब 9वें नंबर पर आते हैं दोस्तों। 9वां नंबर जो किसके लिए, 9वां नंबर सब रेगुलेशन 81 के लिए, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड स्पीड इंडिकेटर, एक सेफ्टी डिवाइसेस है जो कि हम लोग को रिकॉर्ड करेगा क्या चीज को, स्पीड इंडिकेटर जो रहती है लगी हुई वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता रहेगा। अब आते हैं 10वें नंबर ए में दोस्तों, आपका कहता है कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस फॉर प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग, ओवर स्पीडिंग एंड लिमिट द स्पीड ड्यूरिंग लैंडिंग एट पीट बॉटम नॉट ग्रेटर देन 1.5 मीटर, कंट्रोल द मूवमेंट असेंडिंग केज। तो यहां पर ओवर वाइंडिंग के लिए भी रोक रहा है, ओवर स्पीडिंग के लिए भी काम करता है और स्पीड को 1.5 मीटर से अधिक नहीं होने देने के लिए भी ये जो है काम करता है। कौन सा, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस, जो कि एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में यूज होती है। तो इस तरह से ई नंबर भी राइट आंसर हो गया और टू प्रिवेंट ओवर वाइंडिंग भी हो गया, टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग भी हो गया। तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑल। यहां पर जो होगा ऑल हो जाएगा, ए सी डी सभी होंगे। तो इस तरह से ये जो है
सी नंबर आपकी राइट आंसर होगी और सी नंबर में टिक करके इसको आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। 10 के बी पॉइंट पढ़ते हैं कि मैक्सिमम मैन वाइंडिंग स्पीड। यहां पर रेगुलेशन में मात्र लिख दिया था कि जो है स्पीड मैन वाइंडिंग की अधिकतम कितनी होगी। इसके लिए सीआईएम क्या डिसाइड करेंगे, सीएम डिसाइड करेंगे। तो सरकार साहब जो है, जो डीजीएमएस थे, उन्होंने शाफ्ट की भिन्न भिन्न गहराइयों के लिए स्पीड निर्धारित किया हुआ है दोस्तों, जो कि डीजीएमएस सर्कुलर में दी हुई है, जिसमें ये कहता है किसके लिए, केज जो चलती है जिसमें मैन ऊपर नीचे आते जाते हैं, उसकी स्पीड के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। यदि 100 मीटर से कम गहराई है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नहीं लगी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। 2 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। लेकिन 100 से 300 मीटर की जो शाफ्ट है, जिसकी गहराई 100 से 300 मीटर के बीच में है, तो उसकी स्पीड कहीं पर भी 4 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। 300 मीटर से 500 मीटर के बीच में है, तो उसकी जो स्पीड होगी डोली की, वो 5.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। ये तो बात हो गई दोस्तों किसके लिए, जो हमारी गहराई है शाफ्ट के अनुसार, जो शाफ्ट में काम चलती रहती है, कोयला मटेरियल ऊपर होते रहता है। लेकिन सिंकिंग शाफ्ट, जहां पर शाफ्ट की खुदाई चल रही होती है दोस्तों, तो इसके पहले मैं बता दूं कि इसके अलावा 500 से अधिक गहराई वाले खदानों या शाफ्ट के लिए भी अलग अलग डीजीएमएस के सर्कुलर में दिए हुए हैं। आप उसको देख करके याद कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर सर्कुलर की बुक में आपको दिखाई दे रही होगी, ये आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें से कोई भी गहराई के लिए आपसे स्पीड जनरली पूछ सकता है कि डीजीएमएस ने क्या निर्धारित किया है। आप जो है सिंकिंग शाफ्ट की चर्चा करते हैं दोस्तों। सिंकिंग शाफ्ट में यदि 150 मीटर तक है गहरा आपका सिंकिंग शाफ्ट हुआ है, तो उस केस में उसकी स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। अगर वही 150 से 500 के बीच में है, तो 2.5 मीटर 2.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। अगर 500 मीटर से अधिक गहराई है किसकी, सिंकिंग शाफ्ट की, जिसका में काम चल रहा है, तो उसमें जो स्पीड होगी केज की, डोली की, वो 3 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होगी। तो ये पॉइंट हो गई 10 का बी नंबर दोस्तों। अब 10 का सी नंबर में आते हैं, जिसमें क्या कहता है, टेस्ट ऑफ एवरी ब्रेक एंड ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस। टेस्ट करना है, किसके द्वारा टेस्ट करना है, इंजीनियर, फोरमैन या इंजीनियर द्वारा जो अथॉराइज पर्सन होंगे, वो उसकी टेस्ट करना है। किसकी ब्रेक की और ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस की। किस रेट से करनी है, कितने दिन की इंटरवल पर करनी है और कितनी बार करनी है, जो कि सब रेगुलेशन सी के ही 1 और रोमन लेटर 1 और 2 में मेंशन किया है दोस्तों। तो यहां पर जो है पहला है वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज, यानी कि प्रत्येक 7 दिन में कम से कम एक बार ये ब्रेक और ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस की चेक करनी है दोस्तों। साथ ही इसमें लिखता है इसी में कि हम लोग को केज जो डोली होती है उसको ऊपर नीचे 2 बार करके, कैसे, हम लोग ऊपर उड़ते हुए, जो असेंडिंग केज होती है, जहां पर हमारा लैंडिंग है, पिट टॉप है, वहां से थोड़ा ऊपर उठा करके हम लोग जो है, जो कहता है कि टर्न टू पास द लास्ट कंट्रोल पॉइंट एबव टॉप मोस्ट लैंडिंग। टॉप मोस्ट लैंडिंग के ऊपर जो है थोड़ा सा ऊपर उठा करके हम उसको चेक करते हैं कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस काम कर रही है कि नहीं। तो हम एक डोली को जब कर लेते हैं, एक केज को जब कर लेते हैं इस तरह से, तो दूसरे तरफ केज को भी इसी तरह से करना है दोस्तों। एक टर्न का मतलब ये हुआ कि दोनों डोली को अल्टरनेट करनी है टेस्ट। चलिए दोस्तों, रोमन लेटर के 2 नंबर में कहता है क्या कि एवरी 3 मंथ में एटलीस्ट 1 बार किस चीज की करनी है, नीचे जाती हुई डोली के लिए जो हमारा लैंडिंग होता है उसको एक्सेसिव स्पीड पर करके हम उसकी जांच करते हैं कि हमारे ऑटोमेटिक कंट्रीवेंसेस काम कर रही है कि नहीं दोस्तों। तो ये हो गई 10वां का सी। अब 10वें के डी सब रेगुलेशन की चर्चा करते हैं। 10वें के डी सब रेगुलेशन में कहता है ऑटोमेटिक इंडिकेटर फॉर सीन बाय बैंक्समैन for so the automatic contrivances are fully engaged, applied or not। fully engaged मतलब कि अप्लाई किया गया है कि ना।
यहां पर दोस्तों एक जो घंटी देने के लिए सरफेस के ऊपर नियुक्त होता है मैन और मटेरियल को लाने ले जाने की देखरेख करने के लिए जो आदमी नियुक्त होता है सॉफ्ट टॉप पर, उसे कहते हैं बैंक्समैन। बैंक्समैन को दिखने वाली एक रहेगी क्या चीज, यहां पर ऑटोमेटिक इंडिकेटर रहेगी, ऐसी जगह लगाई जाएगी जिससे बैंक्समैन देख सके। क्या देखे कि जो वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर है उन्होंने ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगाया है या नहीं लगाया है, इस बात का देखने का है जिम्मेवारी किसको, बैंक्समैन को। वो किससे देखेगा, ऑटोमेटिक इंडिकेटर से देखेगा। तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर एक लगाई जाएगी जो बैंक्समैन को ये दिखे कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगी है कि नहीं लगी है दोस्तों। तो ये हो गई 10वां का डी पॉइंट। अब 11वें पॉइंट में आते हैं दोस्तों, जहां कहता है कि एसी मतलब जहां भी एसी लिखा हुआ है दोस्तों ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस की बात करेगा। जहां ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नहीं लगा है उसकी चर्चा करता है 11वां पॉइंट। जहां ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नहीं लगा है, जिस केज में, जिस शाफ्ट में, जिस मैन वाइंडिंग वाले सिस्टम में, वहां की चर्चा करता है कि जब ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नहीं लगी हो तो वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर टू फेरी ऑफ ड्रम जब लेफ्ट रहता है, यानी जहां लैंडिंग करनी है या जहां इनसेट में वाइंडिंग इंजन ऑपरेटर को डोली को रोकना है, वहां पहुंचने के पहले जब ड्रम का टू फेरी डिस्टेंस बचा रहता है तब उसकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं करेगा। यहां पर दोस्तों लैंडिंग के समय जब ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस नहीं लगी हुई है तो उसकी स्पीड 1.2 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं करेगा। और इसमें जो है जब नॉर्मल रहती है, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस लगी रहती है, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस खुद उसको नहीं करने देती, 1.5 मीटर 1.5 मीटर पर सेकंड से अधिक नहीं होने देती। तो ये हो गई 11वां पॉइंट दोस्तों। अगर फिर से डाउट होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख करके मेरे से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब 14वां नंबर पॉइंट का जो चौथा नंबर पॉइंट कहता है, इसमें क्या कहता है, फेंसिंग और गेट के बारे में। जो केज रहती है, जो डोलू रहता है, उसका दोनों साइड इस तरीके से रहेगा और आमने सामने इस तरीके से फेंसिंग या गेट लगाए गए रहेंगे कि फेंसिंग लगे होने पर जो निचली मेंबर होती है, निचला जो रॉड होता है, कहने का मतलब फेंसिंग का, उसका और जस्ट उसके ऊपर वाली जो फेंसिंग रॉड है उनके बीच की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। कौन सी, निचली मेंबर और उसके जस्ट ऊपर वाले मेंबर के बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगी। और बाकी दो मेंबर, दो रॉड के बीच का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा। ये कहता है फेंसिंग के बारे में जो कि केज में लगी रहती है दोस्तों। ये हो गए 14 नंबर का चौथा पॉइंट। इसमें से 15वां नंबर जो मैं कीवर्ड के रूप में लिखा हूं दोस्तों, वो 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन, इसकी चर्चा करता है दोस्तों। फर्स्ट क्लास के दोस्तों इस पर आपको ट्विस्ट करके प्रश्न पूछ सकता है। किस तरीके से, जो डोली है, जो केज है, के अनुसार मैनेजर ये निर्धारित करता है कि उसमें अधिकतम संख्या व्यक्तियों की चढ़ने के लिए या नीचे जाने या ऊपर उठने के लिए कितनी रखी जानी चाहिए, वो संख्या कौन निर्धारित करता है, मैनेजर निर्धारित करता है। किस आधार पर निर्धारित करेगा दोस्तों, ये 0.2 मीटर स्क्वायर पर पर्सन के हिसाब से, यानी एक आदमी के लिए 0.2 मीटर स्क्वायर एरिया की जरूरत पड़ती है। अब यहीं पे दोस्तों दे देगा कि अगर आपका जो अपना एरिया है वो 6 मीटर स्क्वायर है, 3 मीटर स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि आपको एरिया कितना दिया हुआ है, मान चलिए 3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब आपको नंबर ऑफ पर्सन निकालना है तो 0.2 से आप भाग दे दीजिए इसको, यानी कि इसको कह सकते हैं 30/2, इसमें 15 जो है नंबर ऑफ पर्सन होंगे। इस तरीके से फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, बहुत ही छोटी प्रश्न है सेकंड क्लास के स्टूडेंट, लेकिन आप उसे पूछ सकता है कि 3 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसमें नंबर ऑफ अधिकतम पर्सन कितने होंगे। तो यहाँ पर 15 नंबर आपको निकाल सकते हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, ये तो कंप्लीट हुई किसका, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस से रिलेटेड था, जो मैन वाइंडिंग रेगुलेशन 81 ऑफ CMR 2017 की बात होती है दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। इसमें कहता है ओवर स्पीडिंग ऑफ कोल टब्स
कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय फ्रिक्शन, ए नंबर फ्रिक्शन व्हील, बी नंबर जॉर्ज रेल, सी नंबर नन, डी नंबर ड्राइविंग व्हील, ई नंबर मोनोरेल। ओवर स्पीडिंग ऑफ कोल्ड टब, कोल्ड टब जो होती है, जो कि ट्रेन का एक गाड़ी कहलाता है या लूज का एक गाड़ी कहलाता है, उसकी स्पीड को, ओवर स्पीड को रोकने के लिए इसमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो इसमें से जॉर्ज रेल इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मैं सेफ्टी डिवाइसेस जो रेगुलेशन 92 थी उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। इसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, आप उसमें जा करके इसकी पिक्चर देख सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रिक्शन व्हील दोस्तों फ्रिक्शन को कम करने के लिए रास्ते में लगी होती है, ड्राइविंग व्हील ड्राइविंग के लिए होती है। यहाँ पे मोनो रेल जो होती है दोस्तों, एक सिंगल रेल रहती है, एक सिंगल पटरी रहती है जिसके ऊपर जो है टब चलती है और फ्रिक्शन को कम करने, स्पीड को अधिक बढ़ाने के लिए रेल इस्तेमाल की जाती है, जो विदेशों में इसका यूज किया जाता है। मोनो रेल यानी सिंगल रेल दोस्तों। तो ये नंबर जो क्वेश्चन 15 का जो बी जो आंसर है उसको करेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है अमंग वाइड एंड स्टॉल नाइफ एज भस्का एंड टिपोंग डैश डैश आर अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड। यहाँ पे जो अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है, इसमें से कौन सा मेथड अंडरग्राउंड का है? तो सभी दोस्तों अंडरग्राउंड माइनिंग का मेथड है। जो दोस्त हमारी सिलेबस कंप्लीट, क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं उसके कंप्लीट होने के बाद जो सिलेबस के बचे हुए पॉइंट रहेंगे उसकी हम लोग चर्चा एक एक करके करते जाएंगे। जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, मैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट दे देता हूं कि अंडरग्राउंड माइनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। जैसे कि बोर्ड एंड पिलर मेथड, जो कि बहुत ही कॉमन और फेमस मेथड है दोस्तों अंडरग्राउंड की, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक डेवलपमेंट और एक डिप्लेरिंग। जब हम लोग एसडीएल से करते हैं या एलएसडी से करते हैं तो वहां पर बोर्ड एंड पिलर डेवलपमेंट बाय एसडीएल या डेवलपमेंट बाय एलएसडी कहते हैं। जब यहाँ पर कंटिन्यूअस माइनर से इसको चलाते हैं तो कंटिन्यूअस माइनर मेथड कहलाता है, जो कि बोर्ड एंड पिलर मेथड का ही एक लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन जिसकी ज्यादा रहती है। यहाँ पर जब हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग की मेथड की बात करते हैं तो वो दो प्रकार का होता है बोर्ड एंड पिलर का, एक केविंग मेथड होता है, एक स्टोइंग मेथड होता है। केविंग मेथड में हम लोग कोयला को निकाल जाते हैं, रूफ को केव होने देते हैं। स्टोइंग मेथड में हम लोग कोयला को निकालते जाते हैं और उसको बालू से भरते जाते हैं, तो वो स्टोइंग मेथड कहलाता है दोस्तों। तो इस तरीके से बोर्ड एंड पिलर मेथड के कई प्रकार हुए जिसकी चर्चा हम लोग किए। उसी तरह से लॉन्ग वॉल मेथड हुए, कंटिन्यूअस माइनर मेथड बता ही दिया। लॉन्ग वॉल मेथड में सीयरर से हम लोग डबल इंडेड रेंजिंग सीयरर हो या सिंगल इंडेड रेंजिंग सीयरर हो, उससे जो है माइनिंग मेथड करते हैं। ब्लास्टिंग गैलरी मेथड हो गई, जिसमें लार्ज कैपेसिटी का हम लोग रखते हैं पेलोडर, और यूनिवर्सल ड्रिल मशीन रखते हैं जिसमें नंबर ऑफ अलग अलग लेंथ के होल किए जाते हैं दोस्तों। तो ब्लास्टिंग गैलरी मेथड, हाइड्रोलिक माइनिंग मेथड, इस तरह से जो है सुतीराज मेथड, बहुत सारे अंडरग्राउंड के मेथड है जिसका लिस्ट आउट करके हम लोग उसकी एप्लीकेबिलिटी, उसका पिक्चर, उसका इक्विपमेंट, उसमें मैन पावर, उसमें क्या कौन सी इक्विपमेंट की फंक्शन क्या है उसकी चर्चा करते हुए, कहां चल रही है उसकी चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। ये हो गई अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड की। क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कहता है फेंसिंग शैल बी इरेक्टेड अराउंड द एक्सकवेशन इफ एनी माइनिंग ऑपरेशन एक्सटेंडेड विद इन ए डिस्टेंस डैश डैश मीटर फ्रॉम पब्लिक रोड और एनी बिल्डिंग। इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, देख लेते हैं। फेंसिंग लगी होती है कहां पर? अराउंड द एक्सकवेशन। जो ओपन कास्ट माइनिंग चलाते हैं वो एक्सकवेशन करते हैं, उसके चारों तरफ फेंसिंग जो लगी होती है। इफ एनी माइनिंग ऑपरेशन, यदि कोई माइनिंग ऑपरेशन बढ़ती हुई किस डिस्टेंस के अंतर्गत आती है, पब्लिक रोड हो या एनी कोई बिल्डिंग हो, कोई पब्लिक रोड हो, उसके किस डिस्टेंस तक जब माइनिंग ऑपरेशन पहुंच जाती है तो फेंसिंग लगाना हमको जरूरी होता है दोस्तों। तो इसके लिए जो फेंसिंग एंड गेट है रेगुलेशन 128, जिसका 2 नंबर पॉइंट जो कहता है कि वो 15 मीटर के अंदर आ जाने पर आपको फेंसिंग लगाना है दोस्तों। ये सब रेगुलेशन किसका है? 2 ऑफ 128 ऑफ CMR 2017 दोस्तों। ये वीडियो पसंद आने पर दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में फायदा पहुंचाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को देख करके आप आने वाले और वीडियो को मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस में सर्च कर, मिश्रा सर माइनिंग क्लास
ES नहीं, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आप इसको सर्च करके और जो टॉपिक्स हैं दोस्तों उसको क्लियर करा सकते हैं। कमेंट देख करके अपना डाउट करिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।